हेलो चैंपियंस। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ग्रेविटेशन। पीछे दिख गया होगा आप सब चालू हो कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशन मेरा फेवरेट टॉपिक है। यू नो व्हाई? कई सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि न्यूटन एंड आई वाज बेस्ट फ्रेंड। हाँ, मैं और न्यूटन बेस्ट फ्रेंड थे। और ये कहानी वहां से शुरू नहीं हुई कि भाई न्यूटन बैठा था, सेब गिरा सर पे और घर गए और बता दिया ग्रेविटेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। आई वाज देयर, इसलिए मुझे पता है। हुआ क्या था कि न्यूटन ने अपनी थ्योरी देने से पहले बहुत सारे अपने से पहले वाले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। उनकी थ्योरीज 100 साल पुरानी थ्योरीज, कैवेंडिश, केपलर्स, इन सब की पुरानी पुरानी थ्योरीज, इनके एक्सपेरिमेंट्स, इनकी बारे में, इनकी थ्योरीज के बारे में, इनके पोस्टुलेट्स के बारे में, इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सब कुछ पता लगाया। और इन्हीं से आइडिया लेकर उन्होंने हमें ग्रेविटेशन के बारे में बताया। ओके, तो कैवेंडिश भी थे, कैपलर भी थे। तो पहले मैं कैपलर की बात करता हूं, उसके बाद मैं थोड़ी सी बात कैवेंडिश की करूंगा, उसके बाद में न्यूटन की बात करूंगा जिन्होंने ग्रेविटेशन की खोज करी। न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन था पर हमें पता नहीं था बस। और ग्रेविटेशन क्या है? दुनिया के हर मास पे कोई दूसरा मास फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन वाला। एक मास है, दूसरा मास उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। दोनों एक दूसरे को, दोनों बॉडीज को, एक बॉडी दूसरे बॉडी को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यही ग्रेविटेशन है। इसी को न्यूटन ने हमें समझाया था। इसके बारे में हम बात करें आगे। उससे पहले वो सारी बातें जो न्यूटन ने हमें समझाने से पहले खुद पढ़ी थी। पहले हमारा ये भ्रम तोड़ा, केपलर ने हमारा सबसे पहले ये भ्रम तोड़ा कि जो अर्थ है वो, बेटा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमते एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ऐसा नहीं था। ठीक है, हम जो सोचते हैं कि अर्थ जो है वो हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है सन के, ऐसा नहीं था। था कैसा? कैप्लन ने बताया कि जो सन है वो किसी इस एलिप्टिकल, किसी इस एलिप्स के अंदर है। अर्थ जो है वो एक एलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। ये है मेरी धरती माता, और एक एलिप्टिकल, ये एलिप्स होता है तो एक एलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। और जो सन भी है वो कहीं बीच में नहीं है। सन जो है वो कहीं बीच में नहीं है, बल्कि इस एलिप्स के किसी एक, इस एलिप्स के किसी एक फोकाई पर है। लेट्स सी क्या होता है। चैम्प्स देखो, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं और उधर लगा दूं और यहां मेरे पास जगह बच जाएगी आपको बताने की, क्या कि ये सूरज देवता है। ओके, और यहां पे अर्थ घूम रही है ऐसे। और मान लेते कहीं भी यहाँ पे अर्थ है इधर, और इसका जो ये जो एलिप्स है इसके दो डायमीटर है। देखो, एक ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर, तो इसको मैं कहता हूँ दो एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस है और एक माइनर एक्सिस। और इस एक्सिस का ऐसे और ऐसे, और इस एक्सिस का मान लो यहां से लेके यहां तक ए एंड बी। ए बी का जो सेंटर होगा या फिर बीसी का जो सेंटर होगा इसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? एलिप्स का फोकस। तो जो सन है वो ऐसा नहीं होगा कि ये ऑर्बिट है अर्थ का और सन यहां कहीं है और अर्थ ऐसे घूम रही है, या फिर ऐसा बने हो कि ये सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट है और कहीं सेंटर में सन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें लगता था, हमें लगता था, पहले सोचा कि ये ऑर्बिट है, ये अर्थ है और कहीं सन होगा। फिर लगा ये ऑर्बिट है और ये सेंटर में सन होगा। ऐसा नहीं है। हुआ क्या? हमें कैप्लन ने बताया कि अर्थ जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में तो घूमती है, एक अंडाकार पाथ है उसका रास्ता है ना। उसका जो पाथ है वो एक एलिप्टिकल शेप का है। और सन जो है उस एलिप्स के बीच में नहीं है।
सन जो है उस एलिप्स के किसी एक फोकाई पर है। ये है फोकाई। फोकाई क्या होता है कैम्प्स? देखो, अगर ये आपके पास एलिप्स है, इस एलिप्स का एक माइनर एक्सिस जो छोटा एक्सिस होगा, एक मेजर एक्सिस जो बड़ा एक्सिस होगा। तो बड़े एक्सिस पे जो बड़ा आपका एक्सिस है, बड़े एक्सिस का जो रेडियस है, जो मेजर रेडियस है, मेजर रेडियस का जो हाफ होगा, मेजर रेडियस का जो सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो ये एक फोकस है और ये एक फोकस है। तो अगर धरती माता यहां घूम रही हैं इस पाथ पे, तो सूरज या तो यहां होगा या तो यहां होगा, सेंटर में कभी नहीं होगा। दिस वाज द फर्स्ट लॉ बाय द केपलर। ओके, केपलर ने ये बात बताई। न्यूटन से बहुत पहले आए थे केपलर, उनकी पढ़ाई न्यूटन ने करी, फिर न्यूटन ने कैवेंडिश को पढ़ा। इन सबको पढ़ने के बाद न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशन क्या होता है। सेब के गिरने से कुछ नहीं पता चला था। ओके, तो मुझे कैसे पता? मैं वही था। ओके, अगली चीज ये जरा इसको पढ़ते हैं जो मैंने आपको बताया है। क्या एग्जैक्ट वही यहाँ पे लिखा है क्या? किसी ने हमारी बात को पहले से ही यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब ऐसे पढ़ लो, चलो ठीक है। टाइम लग गया मुझे उसको बड़ा करने में। क्या लिखा है यहाँ पे? Kepler's first law states that the planet moves in elliptical orbit around the sun with the sun at one of two foci. एक फोकाई ये है, एक फोकाई ये है। इन दोनों में से किसी एक फोकाई पे सन, किसी एक फोकस पे सन होगा। Got it, champs? Got it, not it? Of course we got it. Okay, let's go to the next one. अगली वाली पे चलते हैं और हम बात करते हैं क्या है अगला जो है। जरा ध्यान से देखो, सिर्फ पढ़ो। ओके, और पढ़ के मुझे बताओ क्या है ये। बेसिकली Kepler's second law states each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time. A planet moves faster when it is closer to the sun and moves slowly when it is farther from the sun. बड़ी अजीब सी बात कही थी, मैं समझाता हूं क्या। ये कहता है कि जो सन है, मेरा पेज बिगड़ रहा है। ओहो, लगता है धरती डोल रही है। धरती को बचा लिया मैंने। ओके, ये ध्यान से देखो, होता क्या है। इन्होंने कहा कि जैसे अर्थ यहाँ पे है, ठीक है चैम्प्स, अर्थ यहां से यहां तक चली। मान लेते हैं ये पूरा साल, जब पूरा चक्कर पूरा कर ली तो 1 साल हो जाएगा। जब धरती माता यहां से यहां तक चली, मान लेते हैं पूरा 1 महीना, 1 महीने में अर्थ यहां से यहां तक चली, कितना एरिया इसने स्वैप किया? तो अगर मैं सन से चेक करूं तो कितना एरिया स्वैप किया होगा अर्थ ने? तो मान लेते हैं इतना एरिया स्वैप किया। Got it, not it? Got it, not it, champs? Yes, you got it. Okay. अब अगर ये यहां आ जाती है तो यहां ये 1 महीने में तो इतना चलेगी। मान ले यहाँ पे तो 1 महीने में इतना चली थी, यहाँ कितना चलेगी? चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 महीने में इतना चली है, तो यहाँ पे भी 1 महीने में इतना ही चलेगी, मतलब इतना। तो क्या इतना ही चलेगी? आंसर इज नो। ये बराबर टाइम पे बराबर सरकमफेरेंस कवर नहीं करता कोई भी प्लेनेट, बल्कि प्लेनेट बराबर टाइम पे बराबर एरिया कवर करता है। मतलब इसने 1 महीने में इसने जितना एरिया, ये ब्लैक वाला 1 महीने में इसने जितना एरिया कवर किया है, जितना एरिया इसने स्वैप किया है, अब यहाँ पे भी 1 महीने में ये इतना ही एरिया स्वैप करेगा। अब आप कहोगे सर अब तो सन के पास है अर्थ, क्योंकि इस फोकस पे अगर अर्थ है, सन है, और अर्थ यहाँ घूमते घूमते यहाँ आ गई है, तो यहाँ से यहाँ कम से कम इतना चलेगी, ये शायद ये इतना चलेगी, तब जाके ये एरिया और ये एरिया शायद बराबर होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे अगर ये इतना चली थी, इतना चली थी, है ना, तो यहाँ पे भी ये इतना ही चलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये उतना ही जितना सरकमफेरेंस इसने यहाँ कवर किया था, जितना इसने आर्क यहाँ कवर किया था, उतना ही आर्क अगर यहाँ कवर करेगी, तो ये जो पाथ है
और ये जो पाथ है ये सेम नहीं हो पाएगा। अर्थ जो है वो बराबर टाइम पे बराबर एरिया स्वैप करती है, ना कि बराबर डिस्टेंस या लेंथ कवर करती है। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि जब अर्थ दूर है, जब अर्थ दूर है सन से, ठीक है जेम्स, जब अर्थ दूर है सन से तो थोड़ा सा ही चलेगी और ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा, है ना। और जब वो पास आती है तो उस एरिया को कंप्लीट करने के लिए अगर यहाँ पे एक महीने में सिर्फ इतना सा चली और इतना एरिया हो गया, तो अब यहाँ पे एक महीने इसको इतना चलना पड़ेगा, एक महीने में इसको इतना चलना पड़ेगा ताकि ये जो एरिया है, ताकि ये जो एरिया है चैम्प्स वो इस एरिया के बराबर हो जाए। नहीं हुआ तो ये और तेज चलेगी और अब एक ही महीने में ये इतना कवर करेगी। कुछ भी करके यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया सेम होना चाहिए। मतलब जब अर्थ दूर है तो वो धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि वो थोड़ा धीरे धीरे चलेगी तो क्या होगा, उसको ये डिस्टेंस वो कम कवर करेगी और ये एरिया तो कम कवर होगा। और इस एरिया को कवर करने के लिए जब वो यहाँ आएगी, सन अर्थ के पास, सन के पास जब अर्थ आ जाएगी, तब सन के पास जब अर्थ आ जाएगी उस वक्त अर्थ बहुत तेज चलेगी। क्यों? क्योंकि उसको उसी, मान लेते अगर एक महीने का एरिया है तो उसको एक महीने में इतना डिस्टेंस कवर करना है कि अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं तो यहाँ का और यहाँ का बराबर आए। अगर ये यहाँ पे आ गई है तो यहाँ पे भी अपनी स्पीड ऐसे ही मेंटेन करेगी। अगर ये एक महीने का है तो यहाँ पे भी अपनी स्पीड ऐसे मेंटेन करेगी। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, अगर ये तीनों एरिया एक ही महीने का है, सेम आना चाहिए। गॉट इट चैम्प्स? तो अर्थ क्या सेम स्पीड से घूमती है? आंसर इज नो। वो जब दूर है सन से तो स्लो चलेगी, पास है सन से तो तेज चलेगी। ऐसा ही होता है। इस बात ने हमारी आंखें खोल दी। हमें पहले पता नहीं था, हमें तो लगता धरती माता घूमती है एक ही स्पीड से, पर एक स्पीड से नहीं घूमती। अर्थ या कोई भी प्लेनेट जब पास आएगा सन के तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब दूर जाएगा सन के तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो न्यूटन ने इससे भी एक आइडिया लगाया कि कोई चीजें पास आती है तो फोर्स बढ़ता है उनके बीच में, और दूर जाती है तो उनके बीच में फोर्स कम हो जाता है। उन्होंने अपने फॉर्मूले में रखा था ये कि दो बॉडी को दूर रखेंगे तो फोर्स कम लगेगा, पास रखेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इसलिए उनको आइडिया यहीं कहीं से मिला था। गॉट इट चैम्प्स? तो न्यूटन ने पहले कहानी सबकी पढ़ी, उसके बाद लॉ दिया। ठीक है, तुरंत नहीं कोई कुछ कह देता। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं लोग, और जो ऐसा कर लेता है उसे फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड लॉ समझ में आ गया? एक बार फिर से पढ़ते हैं सेकंड लॉ। Kepler's second law states that each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time. वो बराबर टाइम पे बराबर दूर नहीं जाएगी, बल्कि बराबर टाइम पे बराबर एरिया स्वैप करेगी। इसका ये मकसद रहता है, तो इसे याद रखना चैम्प्स। ओके, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब जब प्लैनेट पास आ जाएगा तो तेज घूमेगा और दूर चला जाएगा तो स्लो घूमेगा। एंड द लास्ट, केपलर्स थर्ड लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बताता है टाइम और रेडियस का रिलेशन। क्या कहता है ये कहता है कि अगर हमारे पास ये ऑर्बिट है, ये धरती माता है और ये सन है, बॉडी चैम्प्स, तो पहले इसको पढ़ लो एक बार। क्या कहता है? द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से प्लैनेट का जो डिस्टेंस है, एक मीन डिस्टेंस, एक एवरेज डिस्टेंस है ना। मीन डिस्टेंस क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो एक मीन डिस्टेंस मान लेते हैं ना। तो मीन डिस्टेंस आप कह सकते हो द रेडियस ऑफ द एलिप्स। एलिप्स का जो मेजर रेडियस है उसका डिस्टेंस है ना। तो जो मेन डिस्टेंस है, मेन डिस्टेंस का जो क्यूब है, द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन,
is proportional to is proportional to the time scale it takes to complete the revolution. मतलब जो प्लेनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का क्यूब करते हैं तो जो टाइम लगेगा पूरा का पूरा उसको कवर करने में उस टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, ऑलमोस्ट बराबर हो। ओके, तो ये क्या कहा गया, ये कहानी बताई गई। इसको अगर हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और आई कैन से आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये मतलब रेडियस का क्यूब अपॉन टाइम का स्क्वायर इज ऑलवेज द सेम। मतलब अगर ये प्लैनेट है, यहाँ पे सन है, अगर प्लैनेट थोड़ा सा दूर हो जाए, अगर प्लैनेट यहाँ पे आ जाए तो इसका ऑर्बिट बढ़ जाएगा, तो रेडियस बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे इसको मैं R1 मान लेता हूँ और इसको कवर करने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ये रेड वाला ऑर्बिट है और ये ब्लू वाला ऑर्बिट है। ब्लू वाले ऑर्बिट के लिए R2 है ये, और रेड वाले ऑर्बिट के लिए R1 है ये। और ब्लू वाले में जो टाइम लगता है वो लगता है T2, और रेड वाले में जो टाइम लगता है दैट इज T1। जो R रेडियस पे जो प्लेनेट है वो पूरा एक चक्कर लगाएगा, मतलब जो उसका जो एक साल जो पूरा बीतेगा वो बीतेगा T1 टाइम में, है ना, उसका एक रिवॉल्यूशन T1 टाइम। और जो ब्लू वाला है उसका जो पूरा एक साल बीतेगा उसका जो पूरा एक रिवॉल्यूशन होगा वो होगा T2 टाइम। गॉट इट। अब अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो R1 क्यूब अपॉन T1 स्क्वायर था वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैं रेडियस बढ़ा देता हूं, अगर ये R2 क्यूब अपॉन T2 स्क्वायर करते हैं वो सेम रेशियो आएगा, रेशियो में कोई फर्क नहीं होगा। तो क्या मतलब है, तो ये मतलब है कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। जैसे जैसे एलिप्स का साइज बढ़ेगा, जैसे ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा, टाइम बढ़ता रहेगा। चलो इसको एक तरीके से और देखते हैं, इसका इस्तेमाल मैं कहाँ कर सकता हूँ। ओके चैम्प्स, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं जरा देखो। हम मान लेते हैं कि जो धरती माता है, धरती माता से का जो भी रेडियस है उससे 5.2 टाइम्स बड़ा है जुपिटर का रेडियस। ओके चैम्प्स, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं, कुछ ऐसा सा होगा। तो मैं ये कलर्ड हो गया, ये तो कलर नहीं चाहिए था मुझे, कोई नहीं, कलर कर दिया तो कर दिया। एक तरीका और है कलर हटाने, कलर हटा दिया, ये है। अगर और इसके बाद दूसरा मान लेते हैं रेडियस R है, क्या है, रेडियस R1। एक दूसरा प्लेनेट है जो यहाँ से इतनी दूरी पर है, ये मान लेते हैं ये जुपिटर है और ये अर्थ है, अर्थ और जुपिटर। कोई कहता है अर्थ जहां पर भी है जुपिटर उससे 5 टाइम्स ज्यादा दूर है। जितनी दूरी पर अर्थ है, जहां पे ये अर्थ है उससे 5 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा दूर पर है, ज्यादा दूरी पर है कौन, जुपिटर। तो बताइए अगर अर्थ को 365 डेज लगते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में, एक साल उसका पूरा कितने का होता है, 365 डेज, तो जुपिटर को कितना टाइम लगेगा। बहुत सिंपल है, रेडियस ऑफ अर्थ सीधा हमें ये पता है R1 क्यूब अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 क्यूब अपॉन T2 स्क्वायर। दैट्स इट। क्या मतलब है इसका,
इसका मतलब है आर ऑफ अर्थ का क्यूब अपॉन टाइम ऑफ अर्थ का स्क्वायर, आर ऑफ जुपिटर का क्यूब अपॉन टाइम ऑफ जुपिटर का स्क्वायर। क्या मतलब हुआ? आर ऑफ अर्थ कितना है चैम्प्स? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स का क्यूब। टाइम कितना लगता है? 365 डेज का स्क्वायर। ओके, या इसको मैं अभी टी ऑफ अर्थ ही रखता हूं मैं। टी ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ऑफ जुपिटर। आर ऑफ जुपिटर का रखते हैं, या अगर मैं इसको भी 1 ही मान लेता हूँ, तो अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो उसका 5 पॉइंट टाइम्स है ना इसका, ये हो जाएगा 5 टाइम्स का क्यूब अपॉन टी स्क्वायर ऑफ जुपिटर। गॉट इट? नॉट इट? अब यहां से क्या पता चलेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। टाइम ऑफ जुपिटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 क्यूब इंटू टाइम ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो टाइम ऑफ जुपिटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इंटू टाइम ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसको आप रूट करेंगे तो आपको टाइम ऑफ जुपिटर का पता चल जाएगा, और टाइम ऑफ अर्थ की जगह आप क्या डालेंगे? 365 डेज। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया है कि जुपिटर को कितना टाइम लगेगा 1 साल पूरा करने में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही चैम्प्स? आ रही है। शायद हम कह सकते हैं शायद 5 टाइम्स। रूट रूट निकालेंगे, ठीक है? तो 5 टाइम्स ऑफ अर्थ, 5 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ अर्थ, 5t, मतलब जितनी देर में अर्थ 5 साल पूरा करेगी, 5 चक्कर लगाएगी, उतनी देर में सिर्फ 1 चक्कर लगाएगा। गॉट इट? नॉट इट? यस, यू गॉट इट। तो ये तरीका होता है पता करने का, साल का हमें पता चल गया है। तो यहाँ पे हमें बताया, ये सब हम कहाँ से पता लगा पाए? ये सब इस थर्ड लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स के 3 लॉ। पहला लॉ कौन सा था? पहला लॉ ये था कि वो बताता था अर्थ या कोई भी प्लेनेट हमेशा एक एलिप्स के पाथ में घूमता है, और जो सन है वो उस एलिप्स के किसी एक फोकाई पर है। दूसरा, एरिया स्वेप्ट इन द सेम टाइम विल बी इक्वल टू द एरिया स्वेप्ट इन द सेकेंड इंटरवल ऑफ सेम टाइम। ठीक है, इसका मतलब था कि जैसे जैसे अर्थ कोई भी प्लेनेट पास आता है सन के, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तीसरा था आर क्यूब इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर, मतलब आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट, कभी नहीं बदलेगा। गॉट इट? नॉट इट? देन अब हम बात करते हैं कैपलर्स लॉ। कैपलर ने क्या समझाया था हमें? कैपलर ने हमें बताया था, सॉरी कैपलर्स लॉ तो हमने पढ़ लिया। कैवेंडिश की बात करते हैं जरा। कैवेंडिश ने बेसिकली क्या कहा था? कैवेंडिश ने बताया था हमें, उन्होंने क्या लिया? उन्होंने एक यहाँ पे मास ले लिया और यहाँ पे एक दूसरा मास रखा। जैसे जैसे उन्होंने मास बदलना शुरू किया, अब यहाँ पे ये रस्सी थी, इस रस्सी को यहाँ से बॉल हटाई, दूसरी बॉल टांग दी थोड़ी बड़ी, फिर बॉल हटाई और इस बार थोड़ी और बड़ी बॉल टांग दी, कभी बॉल छोटी कर दी, कभी बॉल बड़ी टांग दी। जब वो ऐसा करने लग गए, उन्होंने देखा कि इनका डिस्टेंस बार बार बदल रहा है, मतलब बॉल ए और बॉल बी का डिस्टेंस अपने आप बदल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मास बदल दिया उन्होंने। रस्सियां यहाँ पे ये डिस्टेंस सेम था, लेकिन रस्सियां हमने सेम रखी थी, कुछ नहीं किया। जैसे मैं मास बदल देता, ये बॉल थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती, इधर डिस्टेंस बदल जाता। ये हमें दिखता है क्या? नहीं, हमें तो नहीं दिखता। उनको कैसे दिख गया? उनको भी एक्चुअली नहीं दिखा था। इतना कम होता है ये, इतना कम होता है ये कि उनको दिखा नहीं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। कैसे? क्या हुआ? यहाँ पे जो बॉल है, यहाँ पे जो बॉल है, यहाँ से हमने लाइट फेंकी, एक रे ऑफ लाइट गई, इससे टकरा के ऐसे आ गई। ठीक है चैम्प्स, तो टकरा कर हवा यहीं गिरेगी।
लेकिन अगर यहाँ का मास बदल दिया, यहीं पे हमने दूसरा मास रखा पर मास इस बार बदल गया, जब मास बदल गया तो इस मास के बदलने से ये दोनों बॉडी में एक्चुअली क्या था, उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि इन दोनों बॉडी में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे मैं मास बदलता हूँ वो अट्रैक्शन बढ़ता है या घटता है, मास के बदलने से अट्रैक्शन बदल जाता है। तो जब अट्रैक्शन बदल जाएगा तो इस बॉल की पोजीशन भी बदलेगी। अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये मास इधर आ जाएगा, ये कम अट्रैक्ट करेगा तो अब ये मास उधर चला जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही मास बदला इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलने की वजह से बॉल डिस्प्लेस हो गई। तो यहाँ से जो ई की पोजीशन से जो लाइट जा रही थी, अगर बॉल यहाँ थी तो ऐसे जाएगी और एंगल यहाँ ऐसे बनेगा। अगर ये बॉल यहाँ आ गई तो अब ये लाइट जो है, अगर ये बॉल यहाँ आ गई है तो लाइट अब देखो यहाँ तो नहीं जाएगी, अब वो लाइट ऐसे जाएगी, एंगल कुछ और बनेगा। तो लाइट को उन्होंने फ्लैश किया, इस बॉल पे डाला, और डालने के बाद उन्होंने हर बार देखा कि जैसे जैसे मास बदल रहे हैं यहाँ का एंगल बदलता जा रहा है। तो मतलब मास बदलने से वो मास डिस्प्लेस हो रहा है, और अगर बॉल बदलने से बॉल डिस्प्लेस हो रही है। अगर बॉल डिस्प्लेस हो रही है का मतलब ये दोनों बॉल आपस में इनका मास को लेकर कोई ना कोई चक्कर है। उन्होंने समझा दिया कि जहां मासेस होता है वहां कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट होता है। तो कैपलर्स की बात भी समझ में आ गई हमारे फ्रेंड न्यूटन को, और कैवेंडिश की बात। अब इन दोनों की बात को लेकर उन्होंने लॉ दिया। कौन सा लॉ दिया? हम इनकी लॉ की बात करते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मैं नाम देता हूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके चैम्प्स, ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां लिख देता हूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने बताया, अभी जो हमने बातें करी कुछ कुछ वैसा सही था। उन्होंने कहा हमेशा दो मासेस अगर रखे हैं तो एक मास दूसरे मास पे हमेशा फोर्स लगाएगा, हमेशा फोर्स लगाएगा। होगा क्या कि अगर मास m1 है मेरे पास और मास m2 है मेरे पास, तो जो फोर्स इनके बीच में जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इन मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, मासेस के प्रोडक्ट के बराबर ये प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मास बढ़ेंगे तो इनके बीच का फोर्स बढ़ जाएगा, मास कम हो जाएंगे तो इनके बीच का फोर्स हो जाएगा, जैसे कैवेंडिश ने किया था एक्सपेरिमेंट। तो उससे इन्होंने ये कंक्लूजन दिया। एक और कंक्लूजन दिया कि अगर इन मासेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, अगर इनके मासेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। अब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो जो कम हो जाएगा चैम्प्स, तो इसको ने बताया कि 1/r², r² r मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, पर उतना ही नहीं कम होगा जितना आपने डिस्टेंस बढ़ाया है, बल्कि स्क्वायर में कम होगा। ये बताया उन्होंने। मतलब कि अगर दो बॉडी का जो डिस्टेंस है कुछ भी हो, अगर आप इसको डबल कर देते हैं, अगर डिस्टेंस आपने 2 टाइम्स कर दिया तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस 2-3 टाइम्स कम कर दिया, फोर्स जो है वो 9 बढ़ जाएगा। ये उन्होंने बताया। इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे। इफ द फोर्स इज डबल, इफ द फोर्स इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, द फोर्स विल, if the distance is increased by 2 times, the force will be decreased by 4 times. If distance is increased by 3 times, the force will be decreased by 9 times. स्क्वायर में चलना है, स्क्वायर में चलना है। गॉट इट चैम्प्स? हमेशा स्क्वायर में चलना है। ओके, तो उन्होंने बताया F is directly proportional to m1 m2, F is inversely proportional to r², not r, r², डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है? इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं?
इनवर्स स्क्वायर लॉ का नाम आ जाएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब यहां पे इन दोनों को जब हमने मिलाया, ओके, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले से भी है चीज, मैंने आपको बताई। पहले हमने बात करी क्या कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, फिर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये रहा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसको हमने नाम दिया इनवर्स स्क्वायर लॉ। बड़े चैम्प्स, अब इसमें क्या हुआ, जब हमने फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को जब मिलाते हैं तो ये था हमारा 1 और ये था 2। जब 1 और 2 को मिलाया, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ये तो 1 था, दूसरा क्या था R स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। मतलब अगर ये बॉडी है और अगर ये बॉडी है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज R, इनका जो मास है दैट इज M1 M2। क्लियर है चैम्प्स? अब प्रोपोर्शनल तो आ गया, लेकिन प्रोपोर्शनल के बाद ये साइन हटाना है। अगर ये साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस साइन को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट G M1 2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज G? G क्या होता है? G को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या करता है? ये बताता है कि अगर 1 किलो की बॉडी है, if the mass of a body is 1 kg and the body is of 1 kg, अगर 1 किलो की बॉडी है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, इस कंडीशन में भी जितना उस पर फोर्स लग रहा होगा, जितना भी फोर्स लग रहा होगा वो 1 G के बराबर है, कैपिटल G के बराबर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर दो बॉडी के बीच में मास है, कुछ भी मास है, उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, आप इनके मास का प्रोडक्ट निकालो, उनके डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, उनको डिवाइड कर दो, तो उतना ही फोर्स बनेगा? नहीं, किसी के मल्टीपल में बनेगा। इतना करने के बाद कितने गुना फोर्स बढ़ गया या कम हो गया, वो कौन डिसाइड करेगा? वो G डिसाइड करेगा। मतलब M1 M2 मल्टीप्लाई करो, R से डिवाइड करो, जो कुछ भी बन जाता है, वो जो कुछ भी बनता है वो G के मल्टीपल में ही बनेगा। कोई भी फोर्स आएगा वो G के मल्टीपल में ही आएगा। क्लियर है? ये फिक्स फोर्स है। हर मास दूसरे मास पे अगर अर्थ पे है तो इतना फोर्स हमेशा लगाएगी, हमेशा। अगर 1 किलो की बॉडी 1 मीटर की दूरी पर रखी है तो उस पे हमेशा इतना फोर्स लगता ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। और अगर आप इसका मास बढ़ाने लग जाते हो तो इसके हिसाब से बढ़ने लगे। अगर आपने मास डबल कर दिया तो इतने गुना मास हो जाएगा। अगर आपने मास 3 टाइम्स कर दिया तो 3 इंटू इतने गुना हो जाएगा। अगर आपने मास 10 टाइम्स कर दिया तो 3 इंटू इतने टाइम्स हो जाएगा। अगर आपने मास 100 टाइम्स कर दिया, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 100 टाइम्स कर दिया, तो तब मिला के इतने टाइम्स आपका फोर्स बढ़ता घटता रहे। यहाँ पे जो भी मासेस हैं, सारे मासेस मल्टीप्लाई करो और को R से डिवाइड कर दो, वो सारे के सारे G के मल्टीपल में ही बढ़ेंगे, G के मल्टीपल में। शॉर्ट में इसको डिफाइन करते हैं तो ये कहते हैं when the mass of a body is 1 kg, the mass of another body is 1 kg, they both are kept at a distance of 1 meter, the force on between these two bodies is, got it champs? Okay, तो इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं G, where G is constant known as universal gravitation constant। G को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, बदलता नहीं है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में क्या मीडियम है, इस पे इससे G को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सेम रहेगा। इट आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। दो बॉडी का मास बढ़ रहा है कि घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, डिस्टेंस कितना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डजंट मैटर, G कांस्टेंट है, वो हमेशा उतना ही रहेगा। नाउ न्यूटन लॉ को, अच्छा एक बार मैं G की वैल्यू भी लिख देता हूं आपको। F
टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कहोगे g की वैल्यू क्या है, तो g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब अभी मैं इसकी बात करता था कैसे। अब मुझे ये बताओ कि यूनिट क्या होगी जी की, जी की यूनिट क्या होगी। तो आप देख रहे हो f, आपको अगर यूनिट नहीं पता ना, आपको निकालना आना चाहिए। जी को अकेला छोड़ दो, ठीक है चैम्प्स, हमने जी को अकेला छोड़ दिया। f इंटू आर अपॉन m1 इंटू m2 इज टू जी। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर की क्या होती है, मीटर। अपॉन m1 और m2, मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर। क्लियर। वेट, m1 तो kg है ना बेटा, तो ये होगा m1 और m2 का kg स्क्वायर टू जी। तो जी की यूनिट है, अब मैं यहाँ पे इसको अलग करके दिखाता हूँ। जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जरा बताओ मुझे। 6.67 10⁻⁻11। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये पूरा आता है, यूनिट भी पूछने के लिए आती क्वेश्चन में, याद रखेंगे। चलिए, तो ये चीज है कि न्यूटन के लॉ को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों कहा जाता है ये, वो इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज हैविंग मास। दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं जिसके पास भी मास है, पूरे यूनिवर्स में, प्लैनेट, स्टार्स, तो कुछ भी आप देख सकते हो जिसके पास भी मास है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, whether the bodies are big or small, whether the bodies are terrestrial मतलब जो अर्थ पे है, और सेलेस्टियल जो अर्थ के बाहर है, इन सब पे ये लॉ लगता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ कहा गया। कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कहीं भी लग जाए, दुनिया में हर जगह पूरे ब्रह्मांड में लगे, ऐसा कोई लॉ नहीं है, यूनिवर्सल लॉ है ये, इसलिए इसी को यूनिवर्सल कहा गया है। ठीक है, ओके चैम्प्स, तो इसकी हम और बात करते हैं। अभी जो हमने वैल्यू निकाली उसके बाद द ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस। यूनिट मासेस मतलब 1 kg मास होना चाहिए, केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 यूनिट मतलब 1 मीटर पे रखा होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे जो भी फोर्स लग रहा होगा बॉडी के ऊपर, उसको हम बोलेंगे वो जी की वैल्यू है उतना, और ये होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। Got it, not it? Got it, not it, champs? Yes, you got it. Now, एक और खास चीज, अरे इसको देखो। अब मैंने कहा कि ये जो बॉडी है और ये जो बॉडी, इनके पीछे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो हो गया सर, ये फिर आप इससे चिपक क्यों नहीं रहे, एक दूसरे से मिल क्यों नहीं जा रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगना चाहिए। हाँ, आपका मानना सही है कि अगर दो बॉडीज हैं और इन बॉडीज पे अगर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे टकरा जाने चाहिए, पूरी दुनिया कोलैप्स हो जानी चाहिए, है ना। पर ऐसा क्यों नहीं होता, लेट अस सी। हम मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, और इसका मास है 1 kg, और इसका मास है 1 kg। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब F इज इक्वल टू जी m1 इज 1 m2 इज 1 आर स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। अगर दो बॉडी 1 मीटर की दूरी पर भी रखें, सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर, जो ज्यादा दूरी नहीं होती, सिर्फ 1 मीटर के डिस्टेंस पे भी रखे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा ये काट के F इज इक्वल टू जी के बराबर, और जी की वैल्यू है
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे। अब कह सकते हो यार ये फोर्स तो बहुत ही कम है, क्यों? 10⁻⁻11 न्यूटन, 10⁻⁻11 मतलब 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है दो बॉडी के बीच में। अगर वो 1 मीटर पे रखे हैं तो, और 1 1 किलो के उनका मास है तो, और अगर किसी भी वजह से अगर इनका डिस्टेंस बढ़ गया, डबल हो गया, तो इसका स्क्वायर में मतलब इसी के स्क्वायर में और कम हो जाएगा फोर्स, और 3 गुना हो गया तो इसके और स्क्वायर में मतलब 4 गुना कम, उसके बाद उसका 9 टाइम्स कम। ऐसे ऐसे फोर्स कम होता रहेगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि फोर्स बहुत कम है, इसलिए दो बॉडी आपस में नहीं कोलाइड होती। एफ इज ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है किसके मल्टीपल में लग रहा है? 6.67 10⁻⁻11 के मल्टीपल में जो भी फोर्स बन रहा है 10⁻⁻11 तो बहुत कम फोर्स होता है ना, बहुत कम। इमेजिन ही नहीं कर सकते कि है कि नहीं, पता नहीं चला। ये फोर्स होता है इतना कम फोर्स होने की वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी का फोर्स फील नहीं कर पा। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स दुनिया में आसपास है, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशन पुल जो होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, मैं इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मैं दीवार से अट्रैक्ट नहीं हो रहा, और दो दीवारें आपस में ऐसे अट्रैक्ट नहीं हो रही, क्योंकि बाकी चीजें ज्यादा हैं स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनको रोक सकती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स, वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स ग्रेविटेशन फोर्स। पर रेंज बहुत बड़ा है इसका, बहुत बड़ा रेंज है। क्लियर है चैम्प्स? तो हमने जाना कैपलर्स लॉ क्या था, कैवेंडिश क्या क्या एक्सपेरिमेंट था, न्यूटन का क्या लॉ था। ये सारे लॉज जानने समझने के बाद हमें निष्कर्ष निकाला दुनिया की हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, पर बहुत ही कम फोर्स से। की वैल्यू हमेशा। टिल देन बाय।